Hello everyone, welcome to The Catalyst, and today we will discuss about 10th January current affairs. So let's begin with the session. Or first and foremost we will discuss about, can online bullying of a woman be punished? क्या ऑनलाइन जो बुलिंग होती है, जिसमें अभी रिसेंटली हमने क्या देखा था, जो बुली बाई ऐप थी, सुली डील ऐप जो कि गिट हब पर हमने देखा था, मोबाइल ऐप जो कि फेक ऑक्शंस देखे गए, है ना, मुस्लिम्स वेमेन के फोटोज लगाकर। तो ये सब क्या रोका जा सकता है? इज देयर एनी लॉ, इज देयर एनी आईटी लॉ और एनी इंडियन पीनल कोड लॉ? तो यहाँ पर हम लोग इस सब के बारे में डिटेल में बात करेंगे। और क्या ये जो मिसोजाइनी है, मतलब मिसोजाइनी का मतलब क्या होता है कि ये जो विमेन हेट्रेड है, क्या इसको रोका जा सकता है? तो रिसेंटली क्या हुआ कि इंजीनियरिंग कर रहे स्टूडेंट को अरेस्ट किया गया, बीटेक स्टूडेंट को अरेस्ट किया गया गिट हब के ऊपर। और यहाँ पर जो है अश्विनी वैष्णव ने, आपको याद आ रहा होगा, ब्लॉक कर दी थी ऐप को। तो आई थिंक आपको सारी बातें एकदम क्लियर होंगी, याद आ रही होंगी, हमने इसको प्रीवियस में भी डिस्कस किया था। सो व्हाट ऑल आर द प्रोविजंस, हम प्रोविजंस पे बात करेंगे, है ना, ताकि आप कल को कभी किसी भी प्रकार का ऑनलाइन बुलिंग है स्पेशली फॉर विमेन, तो वहाँ पर कौन कौन से लॉज इंडिया में है वो आपको क्लैरिफाई हो पाए। सो टेकिंग cognizance of multiple complaints, बहुत सी complaints आई that the photographs of Muslim women have been posted on Bully Buy mobile app for fake auction. The police in Delhi and Mumbai have registered separate cases. तो यहाँ पर दिल्ली मुंबई में separate cases रजिस्टर्ड किए गए। अब वो कौन कौन से सेक्शन है जिससे यहाँ पर कार्रवाई की जा सकती है? तो ये इस प्रकार के पॉइंट्स आपको जरूर याद रखने, जैसे सेक्शन 154A क्या कहता है? pertains to offense of promoting enmity between different group। तो ये इंडियन पीनल कोड के एक्ट्स हैं, इंडियन पीनल कोड आईपीसी की धारा है 153A कि किसी भी प्रकार की दुर्भावना, एनमिटी, है ना, डिफरेंट ग्रुप और पीपल, ग्राउंड ऑफ रिलीजन एटसेट्रा, डूइंग एक्ट प्रिजुडिशियल। प्रिजुडिशियल का मतलब क्या होता है? किसी भी प्रकार का पूर्वाग्रह। पूर्वाग्रह मतलब किसी से प्रीवियस में कोई इश्यू हुआ हो और वो आज भी हमने उसको दिमाग में संजोए हुए है। मतलब प्रिजुडाइशियल का मतलब ये होता है कि हम लंबे समय से उसको आज भी बनाए हुए और इसीलिए पहले की किसी एक्टिविटी का आज भी उस कारण हम किसी पर्टिकुलर वस्तु या फिर किसी ह्यूमन बीइंग, सोसाइटी से हेट्रेड करते हो। तो हेट्रेड जो है प्रीवियस थॉट को लेकर, वो प्रिजुडिशियल है। तो टू मेंटेन ऑफ हार्मनी, कि जो हार्मनी को प्रिजुडिशियल एक्टिविटी के कारण हम जो है मेंटेनेंस ऑफ हार्मनी उसको नुकसान पहुंचाए, है ना। तो ये है 153A। वहीं सेक्शन 153B क्या कहता है? रिलेट्स द इम्प्यूटेशंस असर्शन प्रिजुडिशियल टू नेशनल इंटीग्रेशन, जो नेशनल इंटीग्रेशन को, एकता को बाधित करे। सेक्शन फिर इसके बाद 295A क्या कहता है? प्रोवाइड्स punishment for deliberate and malicious act intended to outrage religious feeling। यहाँ पर जानबूझ के malicious act किया गया हो, है ना, और outrage religious feeling, तो ये आता है 295A में। इसके अलावा आईपीसी की एक और जो धारा है, राइट, आईपीसी की एक और जो धारा है वो है 354D, provides that any man who monitors the use by women of internet, email or any other form of the electronic communication with malintent commits the offense of stalking, पीछा करना, under the provision the punishment may extend to 5 years of the imprisonment with the fine in case second or subsequent conviction। यदि पहली बार नहीं, दूसरी बार कन्विक्शन ऐसा कैसा पाया गया कि कोई भी व्यक्ति जो है वो मॉनिटर कर रहा है विमेन क्या कर रही है इंटरनेट पर, ईमेल पर, अदर फॉर्म ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, तो उस केस में उस पर क्या कराया जा सकता है? सेकंड टाइम यदि किया जाता है तो फिर यहाँ पर सेकंड टाइम भी वो कंटिन्यूस ऐसा कुछ कर रहा है, पहली बार रिपोर्ट दर्ज की गई, इन दैट केस ही विल बी पनिश्ड अप टू 5 ईयर इम्प्रिजनमेंट प्लस फाइन। सो वाइल सेक्शन 500 क्या कहता है? डिफाइंस द पनिशमेंट ऑफ डिफेमेशन। यहाँ पर किसी प्रकार का डिफेमेशन है, जैसे यहाँ पर हो रहा था विमेन के साथ। सेक्शन
है ना। तो यहाँ पर पनिशमेंट फॉर डिफेमेशन है 509 जो सेक्शन है, तो 500 जरूर याद रखेंगे। द पनिशमेंट फॉर डिफेमेशन 509 क्या बोलता है? आईपीसी एड्रेसेस द डिफेंस ऑफ वर्ड, जेस्चर, एक्ट इंटेंडेड टू इंसल्ट द मॉडेस्टी ऑफ वुमेन। यदि महिला की मॉडेस्टी पर किसी प्रकार का, है ना, एक्ट किया गया है, तो मॉडेस्टी जेस्चर ऑफेंस, तो यहाँ पर ये महिला के लिए पर्टिकुलर है, और ये पनिशमेंट फॉर डिफेमेशन है 500 एंड 509। अब एक और इम्पॉर्टेंट आर्टिकल जो सेक्शन है वो है 354A, ये कहलाता है सेक्सुअल हैरेसमेंट एंड पनिशमेंट फॉर सेक्सुअल हैरेसमेंट। एंड इसके अलावा 354C वॉयूरिज्म, जिसमें जो है सेक्सुअल एक्टिविटीज वगैरह करना, वॉयूरिज्म करना, ऑफ आईपीसी विच वर इंट्रोड्यूस्ड अलॉन्ग विद सेक्शन 354B 354D। तो यहाँ पर इन सेक्शन को और लाया गया 354A, जिसमें सेक्सुअल हैरेसमेंट एंड पनिशमेंट ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट, और उसके अलावा 354 जो C है वो वॉयूरिज्म है। तो यहाँ पर ये सभी सेक्शन इसके लिए काम करते हैं। नेक्स्ट बात आती है कि आईटी एक्ट में इसके लिए क्या प्रोविजन है। तो 67th जो सेक्शन है आईटी एक्ट का, बहुत लंबा चौड़ा आईटी एक्ट है। आईटी एक्ट जो 2000 है, बहुत बार अमेंडमेंट भी हुआ, हमने डिस्कस किया था इस बारे में। तो आईटी एक्ट लेज डाउन द पनिशमेंट फॉर पब्लिकेशन और ट्रांसमिटिंग ऑब्सीन मटेरियल इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। तो यहाँ पर किसी भी प्रकार का ऑब्सीन मटेरियल डाला जाता है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, तो उसके लिए पनिशमेंट है। फर्स्ट कन्विक्शन अट्रैक्ट्स इम्प्रिजनमेंट अप टू 3 ईयर। पहला यदि कन्विक्शन पाया जाता है सेक्शन 67 के तहत तो 3 साल के लिए सजा, अप टू 5 लाख ये फाइन हो सकता है। एंड सेकंड सब्सिक्वेंट पाया गया इम्प्रिजनमेंट अप टू 5 ईयर्स, उस केस में 5 साल की सजा, फाइन दैट मे एक्सटेंड 10 लाख, और ये 10 लाख तक का फाइन भी हो सकता है। सेक्शन 66E ऑफ आईटी एक्ट प्रेस्क्राइब्स पनिशमेंट फॉर वायलेशन ऑफ प्राइवेसी। तो यहाँ पर आईटी एक्ट क्या है, ये पनिशमेंट देता है, राइट। 66E इसके तहत 66E में प्रोविज़न दिया गया है पनिशमेंट का, वहीं 67 में प्रोविज़न का पनिशमेंट का प्रोविज़न दिया गया है। तो इस प्रकार से यहाँ पर आईटी एक्ट और आईपीसी के तहत ये एक्टिविटीज़ हो सकती है, कार्रवाई की जा सकती है। तो यस, देयर इज़ वेरियस मेथड, जिनको वेरियस लॉज आईपीसी, जिसकी मदद से हम जो ऑनलाइन बुलिंग है वुमेन के लिए उसको पनिश बिल्कुल कर सकते हैं। तो यहाँ पर यही पूरी एक एक बात जो है 66E के बारे में बताया, 354C वॉयूरिज्म के बारे में बताया, 354B 354D, राइट। इसके अलावा 67 आर्टिकल मैंने आपसे बात कर ही ली है ना। इसमें एक एक पॉइंट्स जो है ना, यहाँ पर 2 भी पॉइंट यहाँ पर प्रोसीजर्स दिए गए हैं, राइट। चलिए इसके बाद में बात करें अदर स्टेप क्या क्या हो सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नोटिफाइड, यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या हुआ कि जो कंपनी है, जो जैसे मान लीजिए फेसबुक है जो इंटरमीडियरीज के तौर पे काम कर रहा है, व्हाट्सएप है, राइट, इसके अलावा इंस्टाग्राम है ना, इसके अलावा लिंक्डइन है, राइट, इसके अलावा जो है ट्विटर है। तो इन सभी को एक मीडिएटर पार्टी के तौर पे माना गया है और इन्हें कुछ नियम है वो फॉलो करने होंगे। और फेसबुक विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल इफ एनी पर्सन इज posting any post on Facebook and people are watching, so there will be protective measures will be provided by the government of India under the act. Ministry of Electronics and Information Technology ने जो notify किया था एक्ट, the Information Technology Information Intermediaries Guideline and Digital Media Ethics Code Rule 2021। तो यहाँ पर ये जो प्रोविजंस है ये कंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। और यहाँ पर इन्होंने अम्बुड्समैन भी बनाए हैं, इनके महल है ना, जो अम्बुड्समैन होते हैं उन्हें भी बनाया गया है ताकि वो 24 आवर्स में जो है चीज़ों को रिजॉल्व करें, रिप्लाई करें, जो भी यदि व्यक्ति रिक्वेस्ट कराए किसी भी प्रकार की एक्टिविटीज़ मेल ट्रीटमेंट होता है उसके साथ। So its provision due to diligence by intermediaries and grievance redressal mechanism provide कराया। grievance redressal का मतलब क्या है कि जो शिकायत निस्तारण करवाना, require them to inform their user do not
to host, display, upload, modify, publish, transmit, store, update, share any illegal information. यदि कोई इलीगल इंफॉर्मेशन होती है तो उन्हें ग्रीवेंस रिड्रेसल के लिए एक ऑम्बुड्समैन की तरह से प्रोसीजर बनाना होगा। ये रोकने वाली बात के लिए अभी रिसेंट में ये स्टेप्स चर्चा में है। द इंटरमीडियरीज ऑन द डायरेक्शन ऑफ कोर्ट और appropriate government agency prohibited from hosting, storing, publishing any information declared unlawful। तो जो इंटरमीडियरीज हैं अनलॉफुल चीज़ों को स्टोर नहीं करेंगी, उनको जैसी कोई बात आती है तो उसे डिलीट करेंगी, और विद इन 24 आवर्स फ्रॉम द रिसिपेंट द कंप्लेंट ऑन द बिहाफ ऑफ इंडिविजुअल अबाउट एनी ऑफेंसिव कंटेंट they are required to take all the reasonable and practicable measures to remove the disable access to it। तो इसको कोशिश करी जाएगी कि डिसेबल किया जाए। तो ये पूरा टॉपिक जो है यहाँ पर आपको ये जो अलग अलग सेक्शंस है जो मैंने गोले किए हुए हैं, इन्हें जरूर आप एक बार जो है लाइन वाइज लिख लेंगे, ताकि कभी यदि प्रोसेस के फॉर्म में कुछ पूछा जाए तो आप आसानी से आंसर दे सकेंगे। आई थिंक ये टॉपिक आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। नाउ वी विल डिस्कस सम मोर टॉपिक्स। तो यहाँ पर आपने सुना होगा एक माया सिविलाइजेशन थी। हैव यू हर्ड दिस बिफोर और नॉट? बताइए, क्या आपने इसके बारे में सुना है? माया सिविलाइजेशन कहाँ थी बताइए। और वन सेकेंड मैं थोड़ा सा इसमें मार्कर का यूज़ कर लेता हूँ। यस, आई थिंक आपको ये अभी विजिबल होगा। माया सिविलाइजेशन, कैन यू रिकॉल दिस? कहाँ पर है? सुमेरियन कहाँ है ना? इंडियन और सुमेरियन के क्या रिलेशनशिप थे? इजिप्टियन से हम लोग कैसे कम्युनिकेशन किया करते थे? तो ये है माया सिविलाइजेशन। कैन यू टेल मी ऑन विच कॉन्टिनेंट इट इज़? राइट, तो यहाँ पर आप देखेंगे, आपको दिख रहा होगा नॉर्थ अमेरिका जो यूएसए है, फिर मैक्सिको वाला रीजन, और फिर ये जो युकाटन पेनिनसुला और ये जो रीजन है, राइट, मैक्सिको के पास का ये जो रीजन है, यहाँ पर ये जो ऑरेंज शेप्ड है, यहाँ पर पाई जाती है माया सिविलाइजेशन। और यहाँ पर बहुत लंबे समय से ये माना जा रहा था कि माया सिविलाइजेशन जो है, इसका जो सडन फॉल हुआ है वो फूड शॉर्टेज के कारण हुआ है। किसके कारण? फूड शॉर्टेज, है ना। जिसे आप इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है उसके बहुत से रीज़न बताए जाते हैं। प्रोबेबली अर्थक्वेक भी हो सकता है, फूड शॉर्टेज भी हो सकता है, या फिर क्लाइमेटिक चेंज भी हो सकता है, और किसी जो है इन्वेजन भी हो सकता है ना। तो IVC इंडियन इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो उसी प्रकार से माया सिविलाइजेशन को माना जा रहा था। लेकिन अब मिस्ट्री जो है अनवील की गई है, कुछ बातें सामने आई हैं। तो जैसे जैसे ग्रेजुअली हम लोग इम्प्रूव करते हैं अपने आप को, वैसे वैसे हम ज़्यादा करेक्ट प्रेडिक्ट कर पाते हैं कि एक्चुअल में उस सिविलाइजेशन के साथ क्या हुआ। तो हैव यू हर्ड दिस, है ना, सिविलाइजेशन। और आपको मुझे ये भी बताना है कि आर्यंस कहाँ से आए, उसके लिए क्या क्या मत हैं। उसके अलावा इंडस वैली सिविलाइजेशन किस प्रकार से नष्ट हुई, ठीक है, ये दोनों क्वेश्चंस आपको बताने। तो नई स्टडी ने ये रिवील किया है दैट लॉन्ग सस्पेक्टेड थ्योरी दैट ड्रॉट पुश्ड माया पीपल टूवर्ड्स स्टारवेशन, कि उन्हें भूख से मरना पड़ा, ये सही नहीं है। इट सेज दैट माया सिविलाइजेशन मे हैव हैड एक्सेस नियरली 500 एडिबल प्लांट। उस समय 500 एडिबल प्लांट थे, 497 तो इंडिजीनियस फूड प्लांट थे। माया के लोलैंड में माया एक सिविलाइजेशन है। कितनी सिविलाइजेशन है पूरे वर्ल्ड में बताइए? सबसे एडवांस्ड कौन सी थी? और अपने समय की सबसे मॉडर्न एडवांस जहाँ पे सिटीज सिविलाइजेशन, तो वो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, आपको पता है। These plants have identified through पैलिएंथोनोबॉटनी, मतलब कुल मिला के ये है कि पैलियो का मतलब पहले के जो पेड़ पौधे थे उनका जो साक्ष्य है, एविडेंस है, उनका मदद से स्टडी किया जाता है। इज अ ब्रांच, तो यहाँ पर पैलियोथ्नोबॉटनी इज अ ब्रांच ऑफ साइंस डीलिंग विद बिहेवियर एंड इकोलॉजिकल इंटरेक्शन बिटवीन पास्ट ह्यूमन एंड प्लांट। तो ये बताता है कि पास्ट में जो ह्यूमन रहा करते थे और प्लांट के बीच में क्या रिलेशन है। कार्बन डेटिंग मेथड भी आपने सुना होगा, यस और नो। यूरेनियम डेटिंग मेथड किसके लिए प्रयोग में आता है बताइए। सो नेक्स्ट,
दे एग्जामिन द ड्रॉट टॉलरेंस ऑफ 497 प्लांट, है ना, अंडर 3 डिफरेंट सिनेरियोज। इन्होंने जो ये 497 प्लांट हैं उनको शॉर्ट, मीडियम और एक्सट्रीम ड्रॉट में जो टॉलरेंस क्षमता है उसको नोटिस किया, और उससे ये पता चला ओवरऑल कि एक्सट्रीम ड्रॉट भी होता ना तब भी इनकी 59 स्पीशीज तो है ना वो रेजिस्ट कर जाती उस ड्रॉट से। तो फिर स्टारवेशन का कॉन्सेप्ट नहीं होना चाहिए था, है ना, ये बात यहाँ पर सामने आई है। तो ये किससे पता चला? पैलिएंथ्रोबॉटनी, ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। एंड व्हाट इज दिस? इट इज़ अ न्यू टर्म केम। तो इस प्रकार से जो नई टर्म्स आती हैं, है ना, साइंटिफिक स्टडीज आती हैं, उनको आपको याद रखना है। माया पीपल कुड हैव टर्न टू छाया एंड कसावा टू मीट देयर कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन नीड। कसावा आपने नाम सुना होगा, छाया, इनसे वो अपना कार्बोहाइड्रेट की नीड को पूरा करते होंगे। स्टिल द क्वेश्चन इज व्हाट ड्रॉव द डाउनफॉल एंड माया सिविलाइजेशन रिमेन अनआंसर्ड। अभी भी अनआंसर्ड है। दिस स्टडी थिंक सोशल एंड इकोनॉमिक अपहीवल लाइकली टू प्ले। कई बार सोशल इकोनॉमिक अपहीवल, कई बार इस प्रकार का मूवमेंट या एक दूसरे को, है ना, सोसाइटल चेंज आता है, उस कारण भी दिक्कत आ सकती है। अब देखिए, आप मुझे ये बताइए कि बिहार में हमारे जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद में उत्तर वैदिक काल था, है ना, तो पोस्ट वैदिक इरा। तो पोस्ट वैदिक इरा में आप बताइए कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटीज़ हुआ करती थी और उनके फाउंडर कौन है ना। ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ मैं कि जैसे बिहार की बात करें, है ना, तो बिहार में 3 यूनिवर्सिटी थी, बंगाल में 1 यूनिवर्सिटी थी, है ना, तक्षशिला आपने नाम सुना है। इसके अलावा कौन कौन सी इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटीज़ थी और किस किस किंग के दौरान ये बनी थी। ये भी बताइए कि जो बौद्ध संगीति हुई है ना, जो मीटिंग्स थी बौद्ध की और जैनिज्म की कितनी हुई हैं, किस किस ने करी हैं, किस किस राजा के कार्यकाल में थी और उनके हेड कौन थे, ये जरूर आप मुझे बताइए। तो माया सिविलाइजेशन ओरिजिनेटेड इन, जो मैं आपको युकाटन पेनिनसुला बता रहा हूँ, यहीं पर क्या हुआ था, याद आ रहा है आपको, डायनासोर्स, है ना, वहाँ पर युकाटन पेनिनसुला में ही वो उल्कापिंड गिरा था। दिस सिविलाइजेशन वाज मेसोमेरिकन सिविलाइजेशन डेवलप्ड बाय माया पीपल। माया पीपल ने डेवलप किया था। दे आर नोटेड फॉर लोगोसिलेबिक स्क्रिप्ट, ये बात याद रखना, इनकी स्पेशल स्क्रिप्ट है लोगोसिलेबिक स्क्रिप्ट, एज वेल एज आर्ट, आर्किटेक्चर, मैथमेटिक्स, कैलेंडर, एस्ट्रोनॉमिकल सिस्टम भी इन्होंने बनाया था। ये नोटेबल है, याद रखना। तो लोगोसिलेबिक जो स्क्रिप्ट होता है, जो टाइप है, ये मोस्ट सोफिस्टिकेटेड एंड हाईली डेवलप्ड राइटिंग सिस्टम है प्री कोलंबियन अमेरिकन में, ठीक है, लोगोसिलेबिक स्क्रिप्ट। जैसे हमारे यहाँ भी स्क्रिप्ट हुआ करती थी ना, जिसमें इंडस वैली सिविलाइजेशन की तो स्क्रिप्ट को पढ़ा ही नहीं जा सका, राइट। उसके बाद में हम संस्कृत लैंग्वेज का यूज़ कर रहे थे, पाली का, प्राकृत का, इनका यूज़ कर रहे थे। अलग अलग जो अभिलेख हैं उनको फारस लैंग्वेज जो है वहाँ पर भी उत्कीर्ण करवाया है। So known for the monumental architecture, advanced understanding of mathematics and astronomy, it flourished between 600 to 800 AD। तो ये लगभग 600 to 800 AD, है ना। आफ्टर डेथ आप सोचिए एक बहुत ही मॉडर्न सिविलाइजेशन रही होगी। AD का मतलब आप समझ रहे हैं, लगभग आज से 1300 साल पहले की बात मैं कर रहा हूँ, लगभग, है ना। तो आप यदि ग्रीक सिविलाइजेशन को देखें तो वो भी लगभग 2500 ईयर्स बिफोर थी, है ना। उसके बाद आप एथेंस वगैरह देखते हैं तो वहाँ पर तो इस प्रकार से दिस पीरियड इज कोलैप्स ऑफ क्लासिक माया सिविलाइजेशन, है ना। क्योंकि आपको पता है कि जो ह्यूमन बींग्स और वो डेवलप हो रहे थे, सोसाइटल वर्क कर रहे थे, वो एशियन कॉन्टिनेंट में हो रहा था। वहाँ पर जो ये देखने को मिल रहा है, इसीलिए वो लेट वहाँ पर जब धीरे धीरे अलास्का से होते हुए मानव पहुँचा था अमेरिका में, तो यहाँ पर उसने अपने आप को स्थापित किया हुआ। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इलेक्शन एक्सपेंडिचर लिमिट जो है वो अभी बढ़ाई गई है। और वो कितनी बढ़ाई गई है? लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात करें तो 54 लाख को 70, है ना, 70 से, जैसे 54 to 70 लाख था, राइट। लोकसभा में कोई भी MP खर्च कर सकता था, तो उसे 70 to 95 लाख किया गया। क्यों भाई? इन्फ्लेशन बढ़ रहा है ना, तो उस सब को देखते हुए चीज़ों को चेंज करना जरूरी है। इससे पहले 2014 में
ये स्टैटिस्टिक्स आए थे जो हम अभी देख रहे हैं, ठीक है, अब इतना कर दिया गया, ठीक है। और ये सब अमेंडमेंट किस में होते हैं, आरपीए एक्ट में, रिप्रेजेंटेशन एक्ट जो है, ठीक है। द स्पेंडिंग लिमिट ऑफ असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज वाज लिंक्ड फ्रॉम ₹20 लाख टू 28 लाख। तो वे जो छोटी असेंबलीज हैं, स्टेट्स जो स्मॉलर हैं कंपैरेटिवली, जैसे मणिपुर, गोवा, तो वहाँ पर क्या है, जो 20 लाख वो एमएलए खर्च कर सकते थे, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, वो अब 28 लाख कर सकते हैं, राइट, 20 को 28 लाख। वहीं जो स्टेट्स लार्जर हैं कंपैरेटिवली, जैसे उत्तर प्रदेश है, तो वहाँ पर 28 लाख पहले अलाउड था, नाउ दे कैन इन्वेस्ट, दे कैन दे कैन हैव एक्सपेंडिचर अप टू 40 लाख। तो यहाँ पर इलेक्शन एक्सपेंडिचर लिमिट जो है ना, उसे किसके अंडर में आता है, देख लीजिए, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 77 ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, है ना, कि हर व्यक्ति का कितनी क्षमता से वो खर्च कर सकता है। ऑल कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू सबमिट देयर एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट, और ये जैसे ही चुनाव होता है उसके 30 दिन के अंदर अंदर इन्हें सबमिट करना होता है कि उन्होंने कितना खर्चा किया, और ये मस्ट है, जरूरी है, उन्हें करना ही होता है, बताना ही होता है, ठीक है। एंड एन इनकरेक्ट अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर बियॉन्ड द कैप कैन लीड डिस्क्वालीफाई, यदि नहीं बताएंगे तो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। कब तक, लगभग 3 साल तक डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं एमएलए एमपी, सेक्शन 10A के तहत ऑफ आरपीए 1951। बैकग्राउंड की बात करें तो पिछला जो है 2014 में हुआ था, और उसके बाद फर्दर इसको 10% का इंक्रीज दिया गया था 2020 में, एक बार फिर हम लोग इंक्रीमेंट देख रहे हैं। और सेम ईयर ECI, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इज ऑल्सो फॉर्म टू स्टडी द कॉस्ट फैक्टर एंड अदर रिलेटेड इशू। कॉस्ट फैक्टर जैसे हम लोग देखते हैं ना, कितना इन्फ्लेशन रहा, उससे पूरी कैलकुलेशन निकालते हैं, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट क्या होगा, ऐसा ही कुछ कैलकुलेशन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, परसेंटेज इंप्रूवमेंट कितना होना चाहिए, ठीक है। वाई देर इज नीड ऑफ सीलिंग ऑन एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर को सील करना क्यों जरूरी है। लेवल प्लेइंग, देखिए जब भी कोई चुनाव में व्यक्ति खड़ा हो रहा है, ऐसा ना हो कि केवल और केवल रिच अमीरों का ही बोलबाला हो, एफ्लुएंट पीपल का ही बोलबाला हो, है ना, इट एंश्योर दैट कैंडिडेट कैन नॉट विन ओनली बिकॉज ऑफ ही इज और शी इज रिच, राइट। 255 की जो रिपोर्ट आई थी, है ना, लॉ कमीशन की 255th रिपोर्ट, इलेक्टोरल रिफॉर्म, आर्ग्यूड दैट अनरेगुलेटेड, अंडर रेगुलेटेड इलेक्शन फाइनेंसिंग कुड लीड लॉबिंग एंड कैप्चर। देखिए कोई भी जितना ज़्यादा इन्फ्यूज करेगा अपनी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, तो वो सोचेगा कि उतना ही ज़्यादा मैं रिकवर भी करूं, और इसलिए द लेवल ऑफ करप्शन वो बहुत नेक्स्ट लेवल पर पहुंचेगा, यस और नो। सो क्विड प्रो को, इसका मतलब क्या होता है, क्विड प्रो को का मतलब अ फेवर और एडवांटेज ग्रांटेड इन रिटर्न ऑफ समथिंग। तो किसी चीज के लिए फेवर या एडवांटेज लेना, यही क्या होता है, क्विड प्रो को ट्रांसपायर्स बिटवीन बिग डोनर एंड पॉलिटिकल पार्टीज। तो जैसे आप देख रहे हैं ना कि पॉलिटिकल पार्टीज को इलेक्टोरल बॉन्ड की मदद से फंडिंग मिल रहा है, तो नो डाउट वो क्या एक्सपेक्ट करेंगे, क्विड प्रो को, ये आप याद रखिए इस तरह के वर्ड्स, क्विड ये इटालियन वर्ड होते हैं, क्विड प्रो को, राइट। चलिए फर्दर रिफॉर्म क्या हुआ है, कैप ऑन वन पार्टी स्पेंड, ये भी बोला गया कि एक पार्टी जो है, मान लीजिए कोई बीजेपी का कैंडिडेट एमपी एमएलए, तो वो पार्टी कितना स्पेंड कर सकती है। तो आरपी एक्ट के रूल 90 में, कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल 1961, यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टी की भी एक कैपिंग दी गई है कि जितना भी टोटल खर्चा है ना, मान लीजिए अभी 70 to 95 लाख कर दिया फॉर एमपी, तो उसका 50% या उससे ज़्यादा, लेकिन जितना एक्सपेंडिचर है ना, मैक्सिमम कितना है 95 लाख अभी मान लीजिए, तो ये सीलिंग लिमिट को क्रॉस नहीं कर सकती पॉलिटिकल पार्टी, इससे ज़्यादा मदद नहीं कर सकती है उस मेंबर कैंडिडेट की। या फिर ऐसा भी हो सकता है पॉलिटिकल पार्टी पूरी मदद ना करे तो वो मेंबर खुद अपना भी इन्वेस्टमेंट करे, लेकिन ये सब मिला के टोटल 95 लाख से ऊपर नहीं हो, 70 to 95 लाख, अलग अलग रीजन में अलग अलग होगा। तो इस प्रकार से द लिमिट विल एंश्योर लेवल प्लेइंग फील्ड ऑफ ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज एंड कर्ब द मिनेस ऑफ अनअकाउंटेड मनी इन इलेक्शन। जो मिनेस है अनअकाउंटेड मनी, उसको रोका जा सके, और इसीलिए इन्होंने
बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड ये बनाया हुआ है कि यदि गलत स्टैटिस्टिक प्रोड्यूस करते हैं तो उसमें 3 साल के लिए उन्हें जो है सजा हो जाएगी। सजा का मतलब उन्हें इलेक्शन लड़ने नहीं दिया जाएगा, राइट। इट विल ऑल्सो कंट्रोल द मनी पावर एंड पॉलिटिकल पार्टीज एंड देयर एलाइज। सुप्रीम कोर्ट ने क्या ऑब्जर्व किया यहाँ पर, मनी इज बाउंड टू प्ले इंपॉर्टेंट पार्ट इन सक्सेसफुल परस्यूट ऑफ इलेक्शन कैंपेन। हमेशा देखा गया पैसे का बहुत और रोल रहा है, जिसमें कंवर लाल गुप्ता वर्सेस अमरनाथ चावला केस में ये बात सामने आई। वोटर गेट इन्फ्लुएंस्ड, वोटर्स बिल्कुल इन्फ्लुएंस्ड होता है। आपको पता ही है कि बहुत सा इस प्रकार का जो है ना अलग अलग प्रकार की रेवड़ियाँ, शराब, अल्कोहल पिलाना रात में, और बहुत सा पेमेंट डायरेक्टली अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देना। यदि कोई बड़ी नंबर्स में मान लीजिए 10, 20, 30 लोगों को वोट करवाता है तो उन्हें जो है गिफ्ट्स भी दिए जाते हैं। सो दिस इज व्हाट हैपन। सो विजिबिलिटी ऑफ कैंडिडेट एंड पार्टी यूज इलेक्शन स्पेंडिंग इम्पैक्ट्स वोटर्स चॉइस। तो वोटर्स चॉइस तो इम्पैक्ट होती है ना। और ऐसा बहुत बहुत मतलब आज तक जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंसी असेंबली है वहाँ पर आप देखेंगे इस प्रकार की एक्टिविटीज़। इवन पार्षद के चुनाव में भी, राइट, किसी भी चुनाव में आप देख लीजिए ये एक्टिविटीज़ तो देखी जाती है। यहाँ पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को किस प्रकार से निर्णय लेने चाहिए, गिव द appropriate measures, what should take decision in this regard by election commission of India. वेरियस कमेटी एंड कमीशन इन दिस रिगार्ड, क्या क्या कमेटी आई हैं तो देखिए ये सारी वो कमेटी की लिस्ट है। वोहरा कमेटी, गोस्वामी कमेटी, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की रिपोर्ट 2004 की, लॉ कमीशन ऑफ इंडिया की 170वीं जो रिपोर्ट थी, है ना। तो इन सब में इनको रोकने के लिए और अलग अलग समय पे जो प्रोविजंस आए, इंद्रजीत गुप्ता कमेटी, नेशनल कमीशन ऑन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन इंडिया 2000, सेकेंड एडमिनिस्ट्रेटिव जो रिफॉर्म है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इन सब का भी प्रोविज़न में जिक्र है कि भाई क्या क्या जो तरीके हो उसके लिए अलग अलग समय पर रिकमेंडेशन जजमेंट आए। लॉ कमीशन 255 की जो रिपोर्ट है हैज़ ऑल्सो मेड सेवरल रिकमेंडेशन ऑन इलेक्टोरल रिफॉर्म 3 कैटेगरी। तो इसमें 3 जो इंपॉर्टेंट रिफॉर्म है, पहला तो ये कि लिमिट किया जाए पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन को और पार्टी कैंडिडेट एक्सपेंडिचर। दूसरा है डिस्क्लोजर नॉर्म्स एंड रिक्वायरमेंट्स, उसको रिक्वायरमेंट को डिस्क्लोजर किया जाए, मतलब बताया जाए कितना किया है। स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शन, और जो स्टेट फंडिंग है इलेक्शन में उसको भी जो है ये सब क्या है ट्रांसपेरेंटली रिप्रेजेंट हो। द रिकमेंडेशन ऑफ लॉ कमीशन अंडर द कंसिडरेशन ऑफ गवर्नमेंट, और वो अभी भी अंडर कंसिडरेशन है कि भाई वो लोग गवर्नमेंट इस पर काम करेंगे। देखिए टोबैको एक बहुत बड़ा खतरा है हमारी इकोनॉमी को लेकर भी, हमारे हेल्थ को लेकर भी, है ना। बहुत लार्ज, मैं आपको नंबर्स में बात करूंगा कितने नंबर्स में लोग इसका सेवन करते हैं, है ना। बहुत लोगों की मृत्यु हो रही है। तो एक्सटिंग्विशिंग टोबैको इंडस्ट्री मेन नैरेटिव, और यहाँ पर यह भी बताया गया है कि यदि आप टैक्सेस बहुत ज़्यादा लगाते हैं, कम लगाते हैं, तो उसका इम्पैक्ट भी क्या है टोबैको इंडस्ट्री पे, क्या बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। लेट्स सी। सो देयर इज नो डाउट दैट टोबैको यूज इज हाईली डेट्रीमेंटल टू द पब्लिक हेल्थ, कि जो टोबैको यूज है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक है। वी हैव टू फाइंड द वेज एंड मीन्स टू रिड्यूस द डिमांड फॉर टोबैको अमंग एग्जिस्टिंग एज वेल एज एस्पायरिंग यूजर। तो हमें बहुत से तरीके ईजाद करने चाहिए कि कम से कम टोबैको का प्रयोग। इम्पैक्ट क्या है देखिए, टोबैको इज प्रोड्यूस टू किल, भारत में देखिए लगभग मोर देन 13 लाख जो मौतें हैं, बहुत बड़ा नंबर हो गया। देखिए 13 लाख, पूरा एक बहुत बड़ा शहर तबाह होता है हर साल, देख लीजिए। एनुअल बर्डन कितना है भारत के इस हेल्थ क्राइसिस को लेकर, जब लोग डॉक्टर्स के पास जाएंगे, अपना कैंसर का इलाज कराएंगे, तो उन्हें अपनी जो हार्ड अर्न सेविंग से उसे खर्च करना होगा। सो 1,77,340 करोड़ विच इज़ मोर देन 1% ऑफ इंडियाज GDP, जो 1% है, इतना एनुअल बजट पर जो है खर्चा आता है ओवरऑल। तो देखिए कितना इसको इन्वेस्टमेंट पे ले जाएं हम लोग, कैपिटल इन्वेस्टमेंट, तो कितना प्रोडक्टिव हो जाएगा। इस प्रकार की बहुत सी चीज़ें हैं, है ना। हमें करेक्टिव मेजर्स की मदद से ये सब हम लोग रेक्टिफाई कर सकते हैं। 27 करोड़ पीपल अबाउ द एज ऑफ 27 करोड़ जो है 15 साल से ऊपर वाले सेवन कर रहे हैं टोबैको का।
8.5% देखिए स्कूल गोइंग भी अभी से 13 से 15 साल की एज में यूज करना स्टार्ट कर देते हैं। आर प्राइस एंड टैक्स मेजर इफेक्टिव अगेंस्ट टोबैको यूज? क्या प्राइस मेजर्स कुछ काम का है? व्हेन टोबैको प्रोडक्ट बिकम मोर एक्सपेंसिव पीपल आइदर क्विट। हाँ, ये महंगा हो जाता है तो या तो लोग छोड़ देते हैं या फिर उसका तुलनात्मक रूप से कम, क्योंकि उनकी क्षमता के बाहर जाएगी। एंड इट इंसेंटिवाइज मैनी नॉट टू इनिशिएट हैबिट। और ये सबसे अच्छी बात है कि हैबिट ही इनिशिएट ना हो तो हैबिट फॉर्मेशन का तो कोई जवाब ही नहीं। बिकॉज इट हर्ट्स बोथ रेवेन्यू एंड प्रॉफिट, टोबैको इंडस्ट्री ग्लोबली इज ऑलवेज devising tactics and narrative that will preempt any kind of tax increase on tax product। तो ये कुल मिला के जो है नो डाउट रेवेन्यू प्रॉफिट को तो हर्ट करेगा, लेकिन ओवरऑल यहाँ पर सेविंग की बात भी की गई है कि टोबैको प्रोडक्ट से है ना हम चीज़ों को टैक्स इंक्रीज करके रोक सकते हैं। अब द नैरेटिव ऑफ इंक्रीजिंग इलिसिट ट्रेड, यहाँ पर बहुत अच्छी बात बताई गई है कि यदि हम टैक्स को ज़्यादा लगा देंगे इलिसिट ट्रेड ज़्यादा बढ़ जाएगा गुप्त रूप से। इज समथिंग टोबैको इंडस्ट्री हैज़ हिस्टोरिकली यूज टू प्रीएम्प्ट पोटेंशियल टैक्स इंक्रीज। जैसे ही टैक्स इंक्रीज होता है तो यहाँ पर इलिसिट ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाती है। द स्टोरी इज नो डिफरेंट, भारत में भी ऐसे पूरे विश्व में देखा गया ये। इन द रिसेंट रिपोर्ट टोबैको इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, इट इज सेड दैट इलिसिट सिगरेट वॉल्यूम इन इंडिया, ये 44% तक इलिसिट मतलब इलीगल काम चल रहा था, इलीगली उसको यूज कर रहे हैं 2011 to 2019, while adding high and increasing tax rate provide a profitable opportunity for tax evasion and encourage growth in illegal trade। तो यहाँ पर high and increasing tax rate provide a profitable opportunity for tax evasion। तो यहाँ पर ये बिल्कुल सही बात है कि जैसे टैक्स रेट बढ़ता है तो टैक्स इवेजन के प्रोसीजर को स्टार्ट किया जाता है इन कंपनी के द्वारा। और फिर क्या होता है, अ स्टडी पब्लिश इन 2018 व्हेन सर्वे ऑफ एम्प्टी सिगरेट पैकेट कलेक्टेड फ्रॉम रिटेल आउटलेट, एम्प्टी सिगरेट पैकेट भी कलेक्ट किए गए डिफरेंट सिटीज़ में, एंड एस्टिमेटेड दैट इलिसिट सिगरेट कॉन्स्टिट्यूट्स 2.7% ऑफ मार्केट। तो ये इतनी सिगरेट्स 2.7% तक, ओवरऑल टोबैको की बात नहीं कर रहे, केवल सिगरेट की बात कर रहे हैं, 2.7% ये इलीगल ट्रेडिंग चल रही थी। द सेकेंड स्टडी पब्लिश इन 2020 यूज टैक्स गैप एनालिसिस टू एस्टिमेट द परसेंटेज ऑफ इलिसिट सिगरेट वाज, तो 5.1 था 2009-10 में, 6.6 था 16-17 में। तो देखिए लगातार ये बढ़ता है यदि हम ज़्यादा टैक्सेशन अप्लाई करें। तो क्या केवल टैक्सेस एंड प्राइम की डिटर्मिनेंट ऑफ इलिसिट ट्रेड? देखिए टैक्सेस से नो डाउट अफेक्ट तो होता ही है, लेकिन यहाँ पर करेक्टिव मेजर्स का प्रयोग किया जाए, स्ट्रॉन्ग पॉलिसीज की मदद से ये सब किया जा सकता है। सो इट इज नोटेड दैट टैक्स एंड प्राइसेस आर नॉट लाइकली टू की डिटर्मिनेंट ऑफ इलिसिट ट्रेड। ऐसा नहीं है, टैक्स ही उसके पीछे जिम्मेदार है। देयर इज सफिशिएंट एविडेंस इन लिटरेचर ऑन इलिसिट ट्रेड ऑफ सिगरेट्स शोज टैक्स इंक्रीज ओनली हैव मिनिमल इम्पैक्ट। बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होता, होता है बहुत ज़्यादा नहीं होता। So there is several countries where tobacco taxes are quite high yet low level of illicit। कुछ देश हैं जहाँ पर कितना ही टैक्स हो लेकिन illicit ट्रेडिंग नहीं देखी जा रही है, वहाँ पर कंट्रीज ने स्ट्रिक्ट मेजर्स लगाए हुए हैं। while there is also countries have high level of illicit trade, बहुत लो रेट टैक्स है उसके बाद भी illicit ट्रेड बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ से कोई मेल नहीं खाती है बात। सेवरल फैक्टर्स में देखा जाए, अन्य फैक्टर्स में तो क्वालिटी ऑफ टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन कैसा है, कैसे कलेक्शन हो रहा है, द स्ट्रेंथ ऑफ रेगुलेटरी फ्रेमवर्क कैसा है देश का, गवर्नमेंट कमिटमेंट टू कंट्रोल इलिसिट ट्रेड, उसका विल पावर कितना है गवर्नमेंट का, स्ट्रेंथ ऑफ गवर्नमेंट्स, उसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट, सोशल एक्सेप्टेंस एंड द प्रेजेंस ऑफ informal distribution of network also key play larger role in determining scale and extent of illicit market। तो यहाँ पर देखिए ऐसा नहीं कह सकते टैक्स के कारण ही ये सब होगा। तो हम इसको अल्टीमेटली कंक्लूड कैसे कर सकते हैं, क्या वे फॉरवर्ड हो, क्या तरीका हो? देखिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की जो प्रोटोकॉल है उसमें कहा गया है कि इलिसिट ट्रेड जो है टोबैको प्रोडक्ट का थ्रू द पैकेज ऑफ मेजर्स इज वन ऑफ द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोटोकॉल।
to eliminate illicit trade in tobacco product under the World Health Organization Framework Convention on Tobacco Control। तो यहाँ पर प्रोटोकॉल्स का प्रयोग किया जाए WHO का। प्रोटोकॉल प्रोवाइड्स टूल एंड मेजर्स टू एलिमिनेट एंड मिनिमाइज द इलिसिट ट्रेड, और इस प्रकार के टूल्स का प्रयोग किया जाए। इंडिया इज ऑलरेडी रेटिफाइड द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन प्रोटोकॉल एंड इट शुड नाउ बी show its leadership and implementing the measure effectively address even relatively lower level of illicit trade। इवन थोड़ा सा भी illicit trade है उसको भी रोका जाए, इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को वैसे ही प्रयत्न करने चाहिए जैसे WHO में रिकमेंडेड। तो कंक्लूजन क्या कह सकते हैं, देयर इज नो साइंटिफिक एंड पब्लिक हेल्थ रैशनल नॉट टू इंक्रीज टैक्स ऑन टोबैको प्रोडक्ट फॉर अनफाउंडिंग फियर एंड इंक्रीजिंग illicit ट्रेड। तो यहाँ पर कोई साइंटिफिक और पब्लिक रैशनल नहीं देखने को मिल रहा टैक्स इंक्रीज के कारण कि इलिसिट ट्रेड में कोई चेंज आए, बहुत ही माइन्यूट तो आता है। चीता एक समय पर भारत में हुआ करते थे, 1947 में लास्ट चीता देखा गया। नाउ री इंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट हम लोग देख रहे हैं। और जो कूनो नेशनल पार्क है, राइट, कून्हो नेशनल पार्क, आपने इसका नाम सुना होगा। और अभी यहाँ पर क्या करने की कोशिश की जा रही है, चीता को जो है ट्रांसलोकेट किया जा रहा है, और ये अफ्रीका से लेकर आ रहे हैं। तो वेयर इज कूनो नेशनल पार्क, मध्य प्रदेश में है। कहाँ से ला रहे हैं, साउथ अफ्रीका और नामीबिया से ला रहे हैं। और इस प्रकार से हम अभी केवल 7 लेकर आ रहे हैं, 7 to 8 है। बाद में 50 टोटल बिग कैट्स को अलग अलग जो टाइगर रिजर्व्स वगैरह हैं उनमें रखा जाएगा। एक्शन प्लान क्या बोलेंगे इसको, 19th मीटिंग ऑफ नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के द्वारा ये डिसीजन लिया जा रहा है। तो ये तो खैर टाइगर का फोटो है, चीता नहीं है। सो यहाँ पर देखिए, आपको ये बात पता होनी चाहिए कि भारत में टोटल 51 टाइगर रिजर्व्स हैं करंटली, और 52nd कौन सा था आपको याद आ रहा होगा, रामधारी विश्व है ना, रामगढ़ विषधारी जो टाइगर रिजर्व है राजस्थान में। अभी आपको श्री विलिपुथुर जो है, यहाँ पर देखेंगे श्री विलिपुथुर मेघामलाई टाइगर रिजर्व को 51 टाइगर रिजर्व, 52 भी आ गया है। कामलोंग था 50th टाइगर रिजर्व जो अरुणाचल प्रदेश में है। तो इस प्रकार से देखिए, टाइगर रिजर्व में अकेले 73,765 स्क्वायर किलोमीटर एरिया आता है, राइट। चलिए, तो यहाँ पर व्हाट इज द री इंट्रोडक्शन एंड व्हाई री इंट्रोड्यूस चीता नाउ, क्यों री इंट्रोडक्शन हो रहा है। री इंट्रोडक्शन ऑफ स्पीशीज मीन्स रिलीजिंग इट इन एन एरिया वेयर इट इज कैपेबल ऑफ सर्वाइविंग। तो री इंट्रोडक्शन जहाँ पर इनके सर्वाइव कर सकें, को नज़र में नोटिस भी किया जाएगा किस प्रकार से री इंट्रोडक्शन ऑफ लार्ज कार्निवोर हैव इंक्रीजिंग बीन रिकॉग्नाइज्ड एज ए स्ट्रेटजी ऑफ कंजर्व थ्रेटेंड स्पीशीज। तो भारत में जो ये स्पीशी पूरी तरह से खत्म हो गई उसको री इंट्रोड्यूस किया जा रहा है चीता को, ठीक है। तो फैक्ट क्या है, चीता को हम लोग एसिनोनिक्स जुबाटस कहते हैं। एसिनोनिक्स जुबाटस ये द बिग कैट्स हैं। बिग कैट्स का मतलब जो कैट की प्रजाति है फेलाइन, उसका ये हिस्सा है बिग कैट स्पीशीज। और ये 5 मिलियन ईयर अगो पहले इनके साक्ष्य मिलते हैं वहाँ से। जैसे मानव की बात करते हैं, है ना, कैट से अलग अलग कैटेगरी के, है ना, बाघ, टाइगर, है ना, लायन, ये सब बनना स्टार्ट हुए। दुनिया का सबसे तेज चलने वाला मैमल, भागने वाला मैमल है ये, है ना, रनिंग सबसे फास्टेस्ट है, 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। वल्नरेबल है रेड लिस्ट स्पीशीज़ में, भारत में तो पूरी तरह से ही खत्म हो गया था। लास्ट छत्तीसगढ़ में 1947 में देखा गया था, एक्सटिंक्ट हो गया, डिक्लेयर कर दिया गया था भारत में, राइट, 1952 में। और एशियाटिक चीता क्लासीफाई, एशियाटिक चीता जो तो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, बहुत ही सीवियरली अफेक्टेड है। चीता का री इंट्रोडक्शन प्रोग्राम जो है यदि बात करें तो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया देहरादून हैज प्रिपेयर्ड 260 करोड़ चीता री इंट्रोडक्शन प्रोग्राम सेवरल ईयर अगो। 260 करोड़ का ये प्रोजेक्ट था, देख लीजिए कितना भारी भरकम प्रोजेक्ट है। इंडिया हैज प्लान टू री इंट्रोड्यूस चीता एट कूनो नेशनल पार्क इन श्योपुर और मोरेना डिस्ट्रिक्ट, जो बॉर्डर लाइन एरियाज हैं राजस्थान से, है ना, ग्वालियर चंबल एरिया में। दिस कुड बी वर्ल्ड्स, और ये देखिए दुनिया का पहला फर्स्ट इंटरकॉन्टिनेंटल चीता रिलोकेशन होगा। रीज़न क्या है एक्सटिंक्शन का,
एक्सटिंक्शन कैन ऑल बी ट्रेस्ड मैन इंटरफेस, मैन ह्यूमन जो कॉन्फ्लिक्ट, ह्यूमन और वाइल्ड कॉन्फ्लिक्ट है, और उसके कारण आपको पता होगा कि एक समय पर वहाँ पर आर्चरी वगैरह के कारण भी जो होता था, है ना, जो किंग्स वगैरह हैं वो उनका शिकार क्या करते, तो ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट था। एडवेंट ऑफ क्लाइमेट चेंज ये भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है उनकी पॉपुलेशन में कम होने में। द लेस अवेलेबल लैंड फॉर वाइल्ड लाइफ, वाइल्ड लाइफ के लिए कम जगह है, लगातार हम लोग क्या कर रहे हैं उनको विकसित कर रहे हैं फार्मलैंड के तौर पे, इसलिए भी दिक्कत आ रही है। अब बात आती है इंडिया टू बी एशिया सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बाय 2030, हम जापान को पछाड़ देंगे और दुनिया के थर्ड लार्जेस्ट वर्ल्ड इकोनॉमी बन जाएंगे। ये जो है ग्रोथ प्रोजेक्ट किया गया है, ये भारत की जो IHS मार्केट उसने रिपोर्ट किया कि इंडिया इज लाइकली टू ओवरटेक जापान, लगभग 8 ट्रिलियन डॉलर्स से ऊपर की अर्थव्यवस्था हो जाएगी है ना। आज की तारीख में आपको याद आ रहा होगा 3.1 ट्रिलियन डॉलर पर हम लोग आ गए, ठीक है, 3.1 ट्रिलियन डॉलर पर हम लोग आ चुके हैं आज, ठीक है। तो GDP इज ऑल्सो प्रोजेक्टेड टू सरपास दैट, हम जर्मनी UK सबको पछाड़ के सबसे ऊपर आ जाएंगे। करंटली इंडिया 6th लार्जेस्ट है, किसके बाद, US, चाइना, जापान, जर्मनी और UK के बाद। हमने फ्रांस को पीछे छोड़ दिया, जल्दी हम UK को पीछे छोड़ देंगे और हम इस स्थान पर आ जाएंगे, थर्ड स्थान और इन 2030। तो यहाँ पर ये मैं आपको बता दूं, ये लेटेस्ट फिगर नहीं है, मैंने आपको लेटेस्ट फिगर बता दिया, 3.1 ट्रिलियन डॉलर पर आ चुके हैं और ये IHS मार्केट का ही एस्टिमेट था। 8.4 ट्रिलियन पर पहुँच जाएंगे 2030 में, और बहुत तेज़ी से हम लोग फोरकास्ट कर रहे हैं, तेज़ी से ग्रोथ होगा, जिसमें जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है हमारे सिटीजन्स का, जो आज की तारीख में 1.5 ट्रिलियन है, वो 3 ट्रिलियन डॉलर पे, तो फिर आप रिमेनिंग समझ सकते हैं भारत एक एक्सपोर्ट इकोनॉमी बनेगा, है ना, गुड्स एंड सर्विसेज में। फॉर फुल फिस्कल 2020-22 इंडियन रियल GDP ग्रोथ प्रोजेक्ट जो की गई है, यहाँ पर आपको याद आ रहा होगा 9.2%, है ना, कभी 1988-89 में 9.2 के करीब गया था, अब जाकर 9.2 ने हमने ग्रोथ देखा है। नो डाउट पिछले साल 7.3% का कॉन्ट्रैक्शन भी देखा था। तो इस प्रकार से हम लोग तेजी से ग्रो कर रहे हैं। एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट्स हैं FAE, वो GDP के आ चुके हैं और इसी के बिहाफ पे मैं बता रहा हूँ आपको कि 9.2 का एस्टिमेशन किया गया है, ठीक है, फर्स्ट एडवांस फाइनेंशियल ईयर के बिहाफ पे। तो अभी जो है ना फाइनल स्टैटिस्टिक्स तो 31 मार्च तक आते हैं, लेकिन अभी इनिशियल स्टेज पर स्टैटिस्टिक्स जो है ना वो रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाता है और ये फर्स्ट वीक ऑफ द जनवरी में रिलीज हुई। सो GDP मेजर्स द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द डोमेस्टिक बाउंड्री ऑफ कंट्री, यही GDP होता है, आपको याद आ रहा होगा, विद इन बाउंड्री जो भी प्रोड्यूस होता है। लेकिन जो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट होता है उसमें बाउंड्री वाला कॉन्सेप्ट नहीं होता, रिगार्डलेस ऑफ वेयर वैल्यू है ना, वेयर दिस वैल्यू वाज क्रिएटेड। इवन GNP में, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में, आपको याद आ रहा होगा रेमिटेंसेज भी ऐड हो जाते हैं, ठीक है, GDP में रेमिटेंसेज नहीं होते हैं। किसी अन्य देश में भारत की कंपनी है और वो प्रॉफिट कमा रही है तो वो भी इंडियन, तो रिगार्डलेस दी बॉर्डर, और GDP में बॉर्डर। यहाँ पर मॉस्पी जो है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, इंडिया का GDP जो है 9.2% से ग्रो करेगा, कॉन्ट्रैक्टेड हुआ था 7.3 से, ठीक है। तो फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट्स क्या होते हैं, इन्हें 2016-17 में पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया, आर टिपिकली पब्लिश्ड एट द एंड ऑफ द फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी, जो मैं आपको बता रहा था। दिस वाज द फर्स्ट ऑफिशियल एस्टिमेट कि GDP कितना ग्रो करेगी, ये फर्स्ट एस्टिमेट है, फाइनल नहीं है, ठीक है, फाइनल वाले तो आएंगे बट दे आर ऑल्सो एडवांस एस्टिमेट। वो कब पब्लिश होंगे भाई, अप्रैल मार्च के करीब है ना पब्लिश होंगे। It is important to note that even though first advance estimates are published soon after end of the third quarter end हो गया ना, अब तो फोर्थ क्वार्टर चल रहा है, जनवरी टू मार्च के बीच में जो होगा, तो यहाँ पर थर्ड क्वार्टर के एंड तक ये बता देते हैं। Q3 डेटा इज पब्लिश एट द एंड ऑफ फरवरी के एंड तक वो ये रिप्रेजेंट कर दिया जाता है। बजटरी कैलकुलेशन की बात करूँ, सिंस
जो SAE विल पब्लिश नेक्स्ट मंथ में ये आएंगे, है ना, सेकेंडरी जो एस्टिमेट्स स्टैटिस्टिक्स हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये बहुत अच्छा रिफ्लेक्शन दिया गया है कि इंडियन जो GDP है बहुत तेजी से ग्रो करेगा। 9.2 यूनियन मिनिस्ट्री यूजेस टू डिसाइड नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर बजट एलोकेशन। तो यहाँ पर आपको एक बात और याद रखनी है कि जो रियल GDP है और नॉमिनल GDP में क्या अंतर होता है। रियल GDP में, नॉमिनल GDP में से यदि इन्फ्लेशन रेट को हटा दिया जाएगा तो वो रियल GDP माना जाता है। हम रियल GDP की बात करते हैं हमेशा, ठीक है, रियल GDP, नॉमिनल नहीं। तो रियल GDP विच इज GDP आफ्टर टेकिंग अवे द इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन को हटाकर तब जो है कैलकुलेट किया जाता है। तो हाउ आर FAE अराइव एट बिफोर द एंड ऑफ द कंसर्न फाइनेंशियल ईयर। कैसे हम पहले ही अंदाजा लगा सकते हैं 3 महीने पहले कि हमारा एस्टिमेट्स क्या होगा, GDP ग्रोथ रेट क्या होगा। तो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर है जो FAE है, उसे कैसे कैलकुलेट किया जाता है, बेंचमार्क इंडिकेटर मेथड के द्वारा, जो क्या करता है, एक्स्ट्रापोलेटिंग द रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपातिक प्रयोग करके कौन इंडस्ट्री कंपनीज, कौन से सेक्टर्स कितना तेजी से ग्रो करेंगे इन 3 महीने में, ये एस्टिमेशन लगाया जाता है। फर्स्ट एडवांस एस्टिमेशन में 3 महीने पहले ही दे देने का मतलब यही है, और इसको बोलते हैं बेंचमार्क इंडिकेटर। बेंचमार्क के आधार पे रेशियो प्रोपोर्शन के बेसिस पर एक्स्ट्रापोलेट किया जाता है। तो ये है प्रोसीजर। तो आप इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर क्या क्या ले सकते हैं, यहाँ पर क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको समझ में आ रहे हैं। देखिए, सबसे पहला तो सॉरी 1 मिनट, कुछ मार्कर में दिक्कत है। यस, तो दुनिया में हम नंबर 1 पर होंगे 9.2 के हिसाब से, है ना। RBI ने तो 9.5 का एक्सपेक्ट किया है। हाँ, अभी ओमिक्रॉन वेरिएंट और अभी आप देख रहे हैं लॉकडाउन का थोड़ा बहुत तो शायद हो सकता है थोड़ा उठापटक देखने को मिले, क्योंकि आप देख रहे होंगे स्कूल्स वगैरह बंद कर रहे हैं। सेकंड, हाई इन्फ्लेशन। तो यहाँ पर इन्फ्लेशन जो है वो 8.5% के करीब बता रहे हैं। तो टोटल जो GDP नॉमिनल है वो 17.6 है, बट रियल 9.2 के लमसम रहेगा, ये एक्सपेक्टेड। प्राइवेट कंजम्पशन कंटिन्यूज टू स्ट्रगल। प्राइवेट कंजम्पशन तो आपको पता ही है कि हमेशा अच्छी थी, लेकिन पिछले 5-6 साल से, जब से नोटबंदी हुआ, राइट, GST अप्लाई हुआ, फिर कोरोना पेंडेमिक, ठीक है, लेकिन उसके बाद भी हमारी इकोनॉमी ने बहुत अच्छा किया है। इट शोज दैट वाइल द लेटर आर टू एक्सपेक्टेड टू क्लॉ बैक प्री कोविड लेवल एंड फर्स्ट इंजन। तो अभी तक हम प्री कोविड लेवल पर से जैसे तैसे उभरे हैं। एवरेज इंडियन इज मच वर्स ऑफ। एक आम भारतीय के साथ बहुत बड़ी समस्याएं भी देखने को मिली। एक MCQ आपके लिए मैंने रख दिया है, जरूर इसका आंसर जो है मुझे आप बताइए, है ना, जरूर आप पढ़िए इसको, और है ना बहुत ही ध्यान से पढ़ा करेंगे जब भी क्वेश्चंस एग्जाम में भी पढ़ेंगे आप। एक और सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट अभी चर्चा में है, टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम। ये एक स्कीम लाई गई है मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स के द्वारा, और उन्होंने अप्रूव किया है जो एल्पाइन का मतलब एल्पाइन रीजन्स, जो हिली रीजन्स होते हैं ना, 2-2.5-3 हज़ार मीटर ऊंचाई वाले जो है ना, तो अल्पाइन स्काइंग एथलीट जो है मोहम्मद आरिफ खान, इन्हें टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम, उसके कोर ग्रुप में उन्हें जो है अप्रूवल मिला है। इस प्रकार से क्या होगा, हम अपनी जो ओलंपिक में अच्छे परफॉर्मेंस को ज़्यादा से ज़्यादा इंक्लूड कर सकेंगे, नए जो गेम्स हैं उनको इंक्लूड करें इन ऑर्डर टू इम्प्रूव इंडियाज परफॉर्मेंस इन ओलंपिक एंड पैरा ओलंपिक, राइट। मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स ने स्टार्ट किया है क्या, टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम। आपसे पूछा जा सकता है कौन सा मंत्रालय है, तो आपको याद रखना है टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम ओलंपिक से संबंधित है। और इसमें इंक्लूड द फॉरेन ट्रेडिंग भी मिल सकती है जो इस प्रकार के कैंडिडेट है, जैसे आरिफ मोहम्मद की बात चल रही है स्काइंग को लेकर, इक्विपमेंट वगैरह प्रोवाइड किया है। स्टाइपेंड 50,000 प्रत्येक एथलीट को मिलेगा, और ये स्कीम से मदद मिली थी 2016 में रियो के लिए, टोक्यो ओलंपिक में भी इससे मदद मिली थी, राइट। तो देखिए आगे हम लोग बात करते हैं हाउ डज इट फंक्शन, ये फंक्शन कैसे करता है। तो यहाँ पर एक डेडिकेटेड मिशन ओलंपिक सेल होता है MOC, जो कि डेडिकेटेड बॉडी है
जो एथलीट को सेलेक्ट करने में, टॉप्स जो है इसमें सेलेक्ट करने में मदद करती है। तो ये स्कीम आप जरूर याद रखेंगे कि मिनिस्ट्री ऑफ ओलंपिक सेल वो डिसाइड करती है विच प्लेयर शुड बी इंक्लूडेड इन टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम टॉप्स। ठीक है, चलिए। और एमओसी इज अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डायरेक्टर जनरल ऑफ स्टेट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, साई के अंडर में ये आते हैं। ठीक है, यही जो है इनको इंक्लूड करने का काम करेंगे। एनवायरमेंट इकोलॉजी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर। लगभग 8 अलग अलग राज्यों में जिनमें रिन्यूएबल कैपेसिटी है, उनमें ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा फंडिंग, ये सब स्टार्ट किया है। कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, जो सबसे पावरफुल कमेटी मानी जाती है है ना, कैबिनेट कमेटी, उन्होंने इस स्कीम को लॉन्च किया, अप्रूव किया। ग्रीन इकोनॉमिक कॉरिडोर फेज 2, फेज 1 पहले हुआ था, उसमें 7 राज्य थे। इंटर स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम, इंट्रा स्टेट का मतलब क्या है, उस राज्य के अंदर जो फोटो इलेक्ट्रिक है, पैनल्स हैं, उनकी मदद से इलेक्ट्रिसिटी और फिर ग्रिड वगैरह को अप्लाई करके, और जो थर्मल पावर प्लांट्स हैं उनकी संख्या को कम से कम किया जाए, ये हमारे लक्ष्य भी है ना। सो व्हाट इज ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर प्रोजेक्ट फॉर इंट्रा स्टेट ट्रांसमिशन? इसका एम है सिंक्रोनाइज करना इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड, तो उसको सिंक्रोनाइज करना। जैसे ग्रिड इफेक्ट देख रहे हैं ना आप कि जो पैनल कोड है, माफ़ी चाहता हूँ, जो पैनल्स हैं उनसे जो एनर्जी जनरेट हो रही है उसको वापस से ग्रिड में भेजा जा सकता है। तो ये सब कन्वेंशनल पावर विंड सोलर से जो ऊर्जा उत्पन्न हो रही है उसका प्रयोग किया जाए, और इनमें मेनली जिनमें क्षमता है राज्यों में उनको इंक्लूड किया जाए। तो इट इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड। कौन कौन से राज्य हैं? जो 8 रिन्यूएबल एनर्जी रिच राज्य हैं, जिनमें तमिलनाडु आपको पता होगा, यहाँ पर सोलर और विंड प्लांट बहुत लगाए गए हैं, है ना। और आपको सी शोर विंड प्लांट लगाए गए हैं। राजस्थान में बहुत क्षमता है, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, हिमाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में आपको पता होगा गर्म पानी जो है ना, तो उससे भी एनर्जी जनरेट किया जाता है। तो इसका टारगेट है 9700 सर्किट किलोमीटर ट्रांसमिशन हो और 22,600 मेगावाट एम्पियर कैपेसिटी तक ये जनरेट किया जाए। फंडिंग मैकेनिज्म की बात करें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 40% देगा, 20% स्टेट की मदद से, और 40% जो KfW बैंक है जर्मनी का। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर में क्या जो है रेशियो है इन्वेस्टमेंट का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टेट का। फेज 1 जो था उसमें 7 राज्य थे, है ना, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटका, केरला, राजस्थान, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश। और यहाँ पर क्षमता इतनी जनरेट करने की बात की गई थी। सेंटर 33% दे रहा था, अभी चेंज देखने को मिला है। क्यों ज़रूरत है भाई? क्योंकि हम नॉन फॉसिल फ्यूल पावर जनरेशन की बात कर रहे हैं। लगभग 450 गीगावाट तक हमें रिन्यूएबल एनर्जी जनरेट करनी है 2030 तक, जो हमारे उस टारगेट का हिस्सा भी है, राइट। 3 इंपॉर्टेंट टारगेट्स, लॉन्ग टर्म एनर्जी सिक्योरिटी हो कंट्री में। हमारे साथ एक ट्विन प्रॉब्लम भी आ रही है इस सब को लेकर। हमने जो प्रोमिसेस किए हैं उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। हमने बोला कि नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड इलेक्ट्रिसिटी 40% पे चली जाए, और आने वाले समय में थर्मल पावर प्लांट जो है, जो कि 30 से 35 वर्ष तक काम करते हैं, उनको धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, हम रिटायर भी कर रहे हैं। लेकिन ट्विन प्रॉब्लम क्या है कि भाई इंडिया को एनर्जी की डिमांड बहुत ज़्यादा है। अब इसकी पूर्ति करने के लिए हम ब्रेक नहीं लगा सकते, तो इसीलिए क्या है कि कैपेसिटी भी जनरेटेड होती रहे और हमें मेजर इन्फ्यूज किस में करना है, रिन्यूएबल एनर्जी में इन्वेस्टमेंट भी करना है। दोनों को पैरेलली चलाते हुए जो थर्मल पावर प्लांट्स हैं उन्हें, उनकी क्षमता को या उनको रिटायर करते जाना है, लेकिन यहाँ पर क्षमता जनरेट करनी, तो यहाँ पर ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी की आवश्यकता है। दिस इज द ट्विन प्रॉब्लम इन व्हाट, इन एनर्जी सेक्टर। अभी हाल ही में ओमिश्योर नाम का पहला RT-PCR किट बनाया गया, जो पर्टिकुलर ओमनिक्रॉन के स्ट्रेन को अलग से आइडेंटिफाई कर लेंगे। 4 घंटे में इसका रिजल्ट भी आ जाएगा। ये किट तैयार किए गए हैं एक कंपनी के द्वारा, और उसका नाम है मुंबई बेस्ड टाटा मेडिकल
डायग्नोस्टिक लिमिटेड टाटा एमडी विद पार्टनरशिप ऑफ आईसीएमआर, ये किट तैयार किए गए हैं और ये पर्टिकुलरली जो एस जीन होता है स्पाइक प्रोटीन पर, पर्टिकुलरली ओमनिक्रॉम का, तो उसे जो है डिटेक्ट कर लेगा। तो यहाँ पर देखिए जो ओमनिक्रॉम वेरिएंट है, पीसीआर टेस्ट कंडक्ट होता था पहले। टेस्ट किसको देखता था? 3 जीन्स रिलेटिंग टू पार्ट ऑफ वायरस स्पाइक एस, 3 अलग अलग जीन को नोटिस करता। न्यूक्लियोकैस्पिड जो लेयर है इसकी, और फाइनली है ना एनवेलप और आउटर शेल, इसको नोटिस करता। और यदि एस जीन उसमें डिटेक्ट होता, जो कि उसमें नहीं हुआ करता था डेल्टा वगैरह में, एस जीन यदि डिटेक्टेड नहीं होता तो वो ओमनिक्रॉम है। यदि एस जीन डिटेक्ट हो रहा है तो ओमनिक्रॉम नहीं है, फिर तो डेल्टा वेरिएंट होगा। याद रखना, एस जीन डिटेक्ट हो रहा है तो वो ओमनिक्रॉम नहीं है, ठीक है। एस जीन है, यदि है तो वो ओमनिक्रॉम नहीं है, ठीक है। चलिए, तो इस प्रकार से यहाँ पर मेनली एस जीन, न्यूक्लियोकैस्पिड और तीसरा जो है एनवेलप के अंदर जो पाया जाने वाला आउटर शेल, ठीक है, आउटर शेल, तो इसको ये स्टडी करके और फिर फाइनली पता लगाया जाता है एस जीन इज लाइकली टू इंडिकेट ओमनिक्रॉम प्रेजेंस, है ना। दिस इज कॉल्ड जीन ड्रॉपलेट और जीन टारगेट फेलियर एंड इज वन ऑफ द टारगेट ऑफ एमनीश्योर। तो यही ओमनीश्योर क्या है, पहले वाले टेस्ट से सेपरेट करता है। तो इस प्रकार से आरटीपीसीआर टेस्ट आपको याद आ रहा होगा, मैंने पहले कई बार डिस्कस किया है, आप एक बार जरूर पढ़ेंगे, है ना। आरटीपीसीआर के लिए जो साइंटिस्ट हैं उन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो आरटीपीसीआर जो है वो कैसे डायग्नोस होता है, किस प्रकार से काम करता है, पूरी डिटेल में आपको यहाँ पर बताया गया। डीएनए, है ना, पॉलीमर चेन रिएक्शंस कैसे किया जाता है, उसमें ये जो 5 स्टेप्स हैं वो भी दिए गए। और नोबेल पुरस्कार दिया गया था अमेरिकन बायोकेमिस्ट कैरी मुलिस को फॉर आरटीपीसीआर, और इसी की मदद से एड्स का सबसे एडवांस मॉडर्न टेस्ट है ये, है ना। तो ये यहाँ पर क्या करते हैं, इट इज़ यूजेज टेक्निक दैट क्रिएट कॉपीज ऑफ सेगमेंट। ये क्या करते हैं, सबसे पहले हम कॉपी क्रिएट करते हैं। पॉलीमर्स रेफर्स टू द एंजाइम दैट मेक कॉपीज। तो पॉलीमर्स क्या है, ये एक एंजाइम है। जो पॉलीमर्स चेन रिएक्शन है, इसमें पॉलीमर्स है एक एंजाइम जो डीएनए की बहुत सी कॉपी को बनाता है, ठीक है। और फिर चेन रिएक्शन इज हाउ द डीएनए फ्रेगमेंट आर कॉपीड, लगातार कॉपी किया जाता है एक्सपोनेंशियली, बड़ी संख्या में। 1 इज द कॉपी इंटू 2, 1 को 2 में, 2 को 4 में, इस प्रकार से। SARS-CoV-2 इज अ वायरस मेड आरएनए, ये वायरस से बना हुआ एक आरएनए है, इसके अंदर आरएनए पाए जाते हैं, है ना, डीएनए नहीं पाया जाता, इसीलिए रेट्रो वायरस है। एंड बी कन्वर्टेड इनटू डीएनए, और उसको डीएनए में कन्वर्ट करके रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, है ना, कैसे आपको याद आ रहा होगा, मैंने ये बात डिस्कस की थी, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, रिवर्स ट्रांसलेशन, राइट। तो जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन है उसमें क्या होता है, आरएनए से डीएनए बनाया जाता है ना, आरएनए से डीएनए बनाया जाता है और कॉपीज, एंड फिर क्या किया जाता है, फ्लोरेसेंट डीएनए बाइंडिंग डाई कॉल्ड प्रोब। यहाँ पर फ्लोरेसेंट डाइंग का प्रयोग किया जाता है और उससे पता लगाया जाता है प्रेजेंस ऑफ वायरस। इस प्रकार से तरीका है, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले कलेक्शन होगा, ट्रांसपोर्ट किया जाएगा, एक्सट्रैक्ट किया जाएगा वायरल आरएनए, फिर उसे आरएनए को पीसीआर मिक्स किया जाएगा जिसमें पॉलीमर्स नाम के एंजाइम में रखा जाएगा, एम्प्लीफिकेशन ऑफ वायरल डीएनए, फिर एम्प्लीफाई किया जाएगा, आवर्धित किया जाएगा, और फाइनली टेस्ट कंट्रोल की मदद से वो सक्सेसफुली किया जाता है। ये कुछ लिस्ट ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट आर्मी एक्सरसाइज है, आर्मी में नेवल, एयरफोर्स और आर्मी की, तो ये जरूर आप पढ़िए एक बार। गरुड़ शक्ति किसके साथ है, ये आपकी पूरी लिस्ट जो है आपको कवर करनी है अच्छे से, राइट। अब बात आ रही है कि हम अब इज इट बिगनिंग ऑफ एंड ऑफ इंडियाज थर्मल पावर प्लांट, तो भी इतना जल्दी नहीं है। हाँ, नो डाउट हमने नेट जीरो जो है 2070 का टारगेट दिया रखा था, ग्लासगो में हमने एक्सेप्ट किया। सो हाउ इम्पॉर्टेंट इज थर्मल पावर प्लांट फॉर इंडिया। देखिए, आज की तारीख में 60% जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है वो थर्मल पावर प्लांट से हो रही है, और कोल बेस्ड पावर प्लांट ही भारत में सबसे ज़्यादा है ना। दूसरी प्लांट्स कंपैरेटिवली इलेक्ट्रिसिटी में कम यूज़ हो रहे हैं, है ना। और हम, आपको याद है, 40% पर ले जाना चाह रहे हैं 2030 तक, जो ये फॉसिल फ्यूल से हम एनर्जी जनरेट कर रहे हैं।
इंडिया का कोल रिजर्व जो है यदि मैं बात करूं तो आने वाले 100 साल तक इसी स्पीड से, और ये कैलकुलेशन देखा जाए तो 100 साल तक चल सकता है, और एक्सपेक्टेड टू लास्ट 100 ईयर कंपेयर टू अराउंड 50 ईयर। जो गैसेज हैं, गैस का मतलब जो एलपीजी वगैरह गैस है ना, वो 50 साल तक, और ऑयल की जो क्षमता है हमारे भूगर्भ में 16 साल ही हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। तो इसलिए हमें स्विचिंग करना स्टार्ट कर देना चाहिए रिन्यूएबल एनर्जी मोड पर। एन एक्सपर्ट ग्रुप फॉर्म बाय नीति आयोग एक्सपेक्ट्स इंडिया कोल बेस्ड पावर जनरेशन कैपेसिटी अप टू 250 गीगावाट। कोल बेस्ड 250 को टच कर जाएगा 2030 में, आज 202 है। देखिए ज़्यादा ग्रोथ देखने को नहीं मिल रही, क्यों? क्योंकि हम ब्रेक लगा रहे हैं, हम रिन्यूएबल एनर्जी पे जा रहे हैं 450 गीगावाट तक। वाई द वर्ल्ड टर्निंग अगेंस्ट कोल पावर प्लांट? तो आपको पता ही है, जो ये इतना जो इलेक्ट्रिक पॉल्यूशन है और उसके बाद ग्लोबल वार्मिंग इफेक्ट है और स्मॉल आइलैंड्स पे जो इम्पैक्ट है। हमने नेशनल इलेक्ट्रिसिटी प्लान भी लाया था 2018 में, तो यहाँ पर देखिए हम लगातार डिक्लाइन करने की कोशिश करेंगे, एग्जिस्टिंग 72% रेंज टू 50 to 55% पर ले आएंगे। ठीक है, जो वर्तमान में है उसको लगातार कम करेंगे, है ना। और जनरली क्या होता है, कोल बेस्ड पावर प्लांट जो है ना 30 से 45 वर्षों तक का समय होता है। लेकिन यहाँ पर आपको एक ट्विन चैलेंज जो मैंने आपको डिस्कस किया था कि एक तो रिप्लेस करना थर्मल पावर प्लांट रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से फेज्ड मैनर में, इसके लिए बहुत बड़ा पैसा चाहिए, है ना। दूसरा, एट द सेम टाइम हमारी डिमांड लगातार राइज हो रही है ना, और इसको देखते हुए हमें बहुत बड़ा लार्ज चंक ऑफ मनी की आवश्यकता है। सो इलेक्ट्रिसिटी डिमांड इन इंडिया इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट CAGR, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट। कंपाउंडेड जो होता है ना, जो सबसे ताकतवर, आपको याद आ रहा है ना, अल्बर्ट आइंस्टीन ने कंपाउंड रेट को सबसे ज़्यादा ताकतवर, पावरफुल, और यही हम डेली 5% अपने में सुधार करेंगे तो हम बहुत बड़े इम्प्रोवाइज्ड पर्सन हो जाएंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट जो है ना वो बहुत ताकतवर होता है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी डिमांड जो है ना 5% की दर से बढ़ रही है। ये इसके लिए हमें जो है ट्विन चैलेंज को फेस करना होगा और हमें इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता होगी। सो चैलेंजेस इन रिन्यूएबल एनर्जी क्या है? चैलेंजेस ऑल टाइम ड्यूरिंग डे बिसाइड लो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन ऑफ ट्रांसमिशन सिस्टम ऑल्सो इम्पैक्टिंग इट्स ग्रोथ। तो लो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन भी क्या है, वो भी ट्रांसमिशन सिस्टम को इम्पैक्ट कर रहा है। ऑपरेशंस इश्यू हैं, हमें बहुत से ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन को यूज़ करना, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करना, तो इस पर भी काम करना होगा। फाइनली एक बहुत अच्छी खबर है कि सितंबर में जो नीट का एग्ज़ाम हुआ था, अब जाकर जो है काउंसलिंग स्टार्ट होगी, जिसमें एक इशू आ रहा था कि ओबीसी की 27% और इकोनॉमिक एंड वीकर सेक्शन की 10% जो सीट है उस पर विवाद चल रहा था, और इसी के चलते सुप्रीम कोर्ट का जो ने पूछा था, है ना, उसके बाद जो है एक पांडे कमेटी बनाई गई थी, राइट। पांडे कमेटी ने बताया कि नहीं, 8 लाख बिल्कुल सही क्राइटेरिया है। फाइनली जो है अब ये मेडिकल एडमिशन स्टार्ट हो रहे हैं, जिसमें ये रेशियो है, सुप्रीम कोर्ट ने भी जो है अलाउ कर दिया है। और ओबीसी कैटेगरी 27% है ऑल इंडिया। EWS क्राइटेरिया वो डिसाइडेड अपॉन सुप्रीम कोर्ट। तो अभी के लिए यही है, मार्च 2022 में और डिसीजन लिया जाएगा, लेकिन अभी काउंसलिंग स्टार्ट कर दी, जो लंबे समय से डेडलॉक बना हुआ था। ठीक है, चलिए इसके बाद में क्वीटो एडजस्टमेंट क्या है? देखिए 2018 में क्वीटो एडजस्टमेंट किया गया, जिसमें कोशिश की गई कि मॉन्ट्रियल जो प्रोटोकॉल है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, इट्स एम टू 1 डिग्री फ्यूचर वार्मिंग, कि 1 डिग्री ही तापमान में परिवर्तन हो। और इसके लिए क्या है, आज की तारीख में जो बैंड केमिकल है ट्राइक्लोरोफ्लोरोमीथेन, CFC11 ट्राइक्लोरोफ्लोरोमीथेन, उसको बैन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये बहुत पावरफुल ग्रीन हाउस गैस है ना। द प्रैक्टिकल अरेंजमेंट वर मेड इम्प्लीमेंट द किगाली अमेंडमेंट, याद आ रहा है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन को तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में ही बैन किया गया था, बाद में हाइड्रोफ्लोरोकार्बन को किगाली में बैन किया गया। तो यहाँ पर ये जो ट्राइक्लोरोफ्लोरोमीथेन है उसको भी बैन करना, उस केमिकल। तो आई थिंक आज का जो हमने इतना डिटेल में लेक्चर देखा, बिल्कुल आपको बहुत से टॉपिक्स भी कवर हो गए। हमने मल्टीपल एस्पेक्ट से अलग अलग टॉपिक्स को ब्रीफ में डिस्कस कर लिया। आई थिंक आपको बहुत से टॉपिक यहाँ पर कवर हो जाते हैं, तो समय की चिंता मत कीजिए, मैक्सिमम टॉपिक्स वगैरह कवर होंगे, तो उससे क्या होगा, आपका जो आंसर राइटिंग कैपेबिलिटीज़ है वो जरूर बढ़ेगा, है ना। बहुत से नए टर्म्स हम लोग डेली क्लासेस में सीखते हैं, यस और नो। सो आई स्टॉप हियर टुडे।
कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग द कैटलिस्ट। जय हिंद, गॉड ब्लेस यू।